ओह, तुम कब आए? वैसे तो कभी इतनी जल्दी नहीं आते, आज कैसे? लगता है बड़ी उत्सुकता जाग रही है पढ़ाई करने की। चलो तो फिर सीधा काम पे लग जाते हैं। हम लोग साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। तो तुम सोच रहे होगे यार ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या होता है, इसे क्यों बनाया जाता है? तो इसका जवाब है फर्स्ट, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक का काम करता है जो उस कंट्री में रहने वाले हर एक इंसान को फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड, इससे लोगों में एक दूसरे पर भरोसा जगता है, चाहे वो लोग कितने ही डिफरेंट क्यों ना हो, और ये उन्हें एक साथ रहने में मदद करता है। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी और किसके हाथ में पावर होगी, कौन सारे डिसीजन लेगा। फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को उनके राइट्स बताता है और गवर्नमेंट को उनकी लिमिट्स। फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को ये भी बताता है कि वो कैसे एक अच्छी सोसाइटी और अपनी कंट्री को रहने के लिए एक बढ़िया जगह बना सकते हैं। तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर कॉन्स्टिट्यूशन वाली कंट्री डेमोक्रेटिक हो। चलो अब बात करेंगे हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की, जिसके पास वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। जी हाँ, अब हम अपनी तारीफ खुद करेंगे। दोस्तों, अफ्रीका की तरह इंडिया को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। जैसे फर्स्ट, इंडिया में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं, सबका डिफरेंट कल्चर और हिस्ट्री है। तो इतने सारे लोग जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत डिफिकल्ट काम था। सेकंड, इंडिया के आजाद होते ही रिलीजन के बेसिस पे पार्टीशन हो गया, जिसमें 10 लाख लोग से भी ज्यादा मारे गए थे, जो कि ये दिखाता है कि इंडिया में कितनी सारी प्रॉब्लम्स थी। थर्ड, ब्रिटिशर्स ने राजाओं पे छोड़ दिया था कि उन्हें पाकिस्तान को ज्वाइन करना है या इंडिया को, या फिर अपनी अलग ही कंट्री बनानी है, जिस वजह से इंडिया को हर एक रूलर को मनाना पड़ा इंडिया को ज्वाइन करने के लिए। फोर्थ, इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी प्रोवाइड करने वाला था, लेकिन रियल लाइफ में इंडिया में लोग इक्वल नहीं थे। कुछ लोगों को बड़ा माना जाता था और कुछ लोगों को छोटा। फिफ्थ, जो लोग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उन्हें भी डर लग रहा था कि इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो जाएगा, लोग इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। और अगर अब देखा जाए तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया में एक बार भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आई और कभी भी किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल नहीं खड़ा किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। फर्स्ट, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें पहले से ही पता था कि उन्हें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, और हमारी आजादी की लड़ाई भी उसी पर बेस्ड थी। सेकंड, 1928 में कांग्रेस के लीडर्स ने पहले ही इंडिया का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, और उसमें ये सारी चीजें थी: यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी। थर्ड, ब्रिटिशर्स ने कुछ इंडियंस को वोटिंग राइट्स दे रखे थे और उन्हें तब की पॉलिटिक्स में पार्ट लेना भी अलाउड था, जिससे उन लोगों को एक्सपीरियंस मिला और उन्होंने वो सिस्टम इंडिया के लिए और भी अच्छा बना दिया अपने एक्सपीरियंस से। फोर्थ, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटिश की अच्छी चीजें भी इंक्लूड करी, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिफ्थ, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्होंने बाकी सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से स्टडी किया और सबकी अच्छी अच्छी चीजों को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया। दोस्तों, जिन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो एक इलेक्शन से चुने गए थे, और इन 299 मेंबर्स के ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता था, और इन्होंने 26 नवंबर 1949 तक
कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया था, जो 26 जनवरी 1950 में लागू हो गया। तो यार ये कॉन्स्टिट्यूशन तब बना था जब खत 3-4 महीने के बाद पहुंचते थे, और हम ईमेल वाली जनरेशन है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों माने जो इतने ओल्ड फैशन लोगों ने बनाया है। हम तो अपने मम्मी पापा की बातें नहीं मानते, उन्हीं के साथ हमें जनरेशन गैप महसूस होता है। तो इस सवाल का जवाब है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लोगों ने, जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने बनाया था, जिसका मतलब है कि सबकी नीड्स का इस कॉन्स्टिट्यूशन में ख्याल रखा गया है। सेकंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, जो ये बताता है कि सब लोग इससे खुश हैं, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वरना दूसरी कंट्रीज में तो हर 5-6 साल में नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। थर्ड, ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज्यादा डिस्कशन के बाद बना है, सबकी बातें सुनी गई हैं, डिबेट्स हुई हैं, और फिर रूल्स बनाए गए हैं। और अगर किसी को जानने का शौक है कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त, तो वो 12 भारी भरकम किताबें पढ़ सकता है, जिसमें एक एक शब्द लिखा है जो मीटिंग्स में बोला गया था। किसी को शौक हो तो जरूर बताना, उसके घर पे ये सारी किताबें भिजवा दी जाएंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। और यार जब जब आजादी की बात आती है, हर बार अपने बापू का नाम सबसे आगे होता है। तो गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बनाया, पर उनके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए ये उन्होंने बताया था। चलो अब उनकी चाहत के बारे में भी पढ़ते हैं। वो चाहते थे कि इंडिया में फॉरेन रूल खत्म हो जाए। वो चाहते थे कि सब लोग इक्वल हों, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। उनकी तीसरी चाहत थी इंडिया में पीस बना रहे और लोग शांति से और प्रेम से रहें। वो चाहते थे कि अनटचेबिलिटी जैसी चीजों को खत्म कर दिया जाए। और उनकी आखिरी चाहत थी कि वुमेन और मेन को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों के पास सेम राइट्स हो। और उन्होंने ये सब 1931 में यंग इंडिया मैगजीन में बताया था। और तुम्हें मैं एग्जाम के लिए एक टिप दे दूं, पक्का 1 मार्क्स की डेफिनेशन आएगी रिपब्लिक, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इक्वेलिटी जैसे शब्दों की, जो इंडिया के प्रीएम्बल में यूज किए गए हैं, तो उन्हें लर्न कर लेना। तो अब तुम सोच रहे होगे, सर हम तो ये सब कर लेंगे, लेकिन ये प्रीएम्बल क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? और कुछ साल सी सोच रहे होंगे, सर ये भी करा दो ना। इस पर मेरा यही कहना है, आलसी इंसान कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ कर सिया कर। चलो अब प्रीएम्बल के बारे में पढ़ते हैं। प्रीएम्बल एक डेमोक्रेसी के ऊपर लिखी गई पोयम की तरह होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे शुरुआत में लिखा जाता है। एक टाइप से ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन होता है। प्रीएम्बल के अंदर वो सारी फिलॉसफी और मॉरल वैल्यूज होते हैं जिस पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। प्रीएम्बल एक स्टैंडर्ड और एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे पता चलता है कि सरकार सही दिशा में काम कर रही है या गलत। प्रीएम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन की जान है, उसका सोल है। और अब तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए मैं ये चैप्टर यहीं खत्म करता हूं, वरना तुम लोग मेरे खून के प्यासे हो जाओगे। तो इस बार का मॉरल है, देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी थी, और उनका बस एक सपना था कि तुम लोग अपने देश में मजे से रहो। तो दोस्तों अब तुम्हारी बारी है उनके सपनों को पूरा करने की। तुम जितने मजे कर सकते हो किया करो। अगर तुम मजे से नहीं जियोगे तो लाखों लोगों का सैक्रिफाइस बेकार हो जाएगा। सो लिव लाइक यू वोंट गेट दिस लाइफ अगेन। एंजॉय, हैव फन, स्टे ब्लेस्ड। बाय।